Hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we will discuss the era from 1928 to 1930. But before starting our class, please help me in inviting your batchmates and please confirm if I am clearly audible to all of you or not. Please share this class in our WhatsApp groups. And invite your friends. और उन लोगों को इनवाइट करने के साथ साथ अब तक जितना हमने पाकिस्तान अफेयर्स को कवर किया, पॉलिटिकल स्ट्रगल जितनी हमने कवर की, उसमें से जितना आपको याद है उसको आप लिखें 1892 से। 1892 का जो कौंसिल एक्ट था, वहाँ से हमें पता चला कि डेमोक्रेसी जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है इंडिया में, और फिर वहाँ से स्टोरी हमारी शुरू होती है, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रगल की। 1901 के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से मुस्लिम्स आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव होना शुरू होते हैं। फिर 1909 का कौंसिल एक्ट आ जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स और ये सारी बातें होती हैं। फिर 1919 के बाद अब नेक्स्ट जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कांग्रेस तो इस बात पे अब मतलब उनके तो एक ही बात है कि हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है, सेल्फ रूल चाहिए। इन बातों पे वो लग चुकी है आफ्टर ऑल इट्स एग्रेशन, और जितना मार कुटाई जुल्म जो कुछ भी करना था उसके बाद वो तो अब इस बात पे उसका पक्का यकीन है कि हमें आज़ादी चाहिए। तो और ब्रिटिश जो है वो ये चाहते हैं, उन्होंने डायरकी मुतारफ़ करवा दी मुख्तलिफ़ चीज़ों के बाद, स्टिल वो ये चाहते हैं कि हम अभी बरसगीर को छोड़े मत, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम एक और कौंसिल एक्ट लेके आएंगे, जिससे पहले उन्होंने क्या भेजना है, साइमन कमीशन भेजना है। लेकिन लास्ट जो हमारा लेक्चर था उस तक हमने ये देखा कि उसको कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, आपके साइमन कमीशन को, कि हमें मज़ीद कोई कमीशन नहीं चाहिए, और आपकी मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी उसको रिजेक्ट किया। दोनों के मुख्तलिफ स्टैंड्स थे। ये जो था इसका कांग्रेस का वो तो ये था कि भाई मज़ीद कौंसिल एक्ट हमें नहीं चाहिए, आप लोग अब हमें आज़ाद करो। और जो मुस्लिम लीग वाले थे वो क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जी क्योंकि कोई मुसलमान इसमें नहीं है, आपके सारे ब्रिटिशर्स ही हैं, हेड भी और बाकी सारे मेंबर्स भी, तो आप हमारा मसला नहीं समझ सकते, दैट्स वाई वी वांट टू रिजेक्ट इट। कि आप इसको या तो अपनी कमेटी को दोबारा से तश्कील करें, या फिर जो आप कर सकते हैं बेहतरी के लिए वो करो, लेकिन इस तरह का कमीशन हमें नहीं चाहिए। फिर लखनऊ पैक्ट एक इनका हुआ था 1919 के कौंसिल एक्ट से पहले। उसी तर्ज पे इन्होंने सोचा कि एक दिल्ली मुस्लिम प्रपोज़ल कायदे आज़म की तरफ से रखा गया कि दोबारा से इत्तेहाद करके ब्रिटिशर्स के सामने अपनी हम कोई डिमांड्स रखते हैं, ताकि जो नेक्स्ट कौंसिल एक्ट आता है उसमें हमारी डिमांड्स को माना जाए। ये किनका कहना था, ये मुसलमानों का, लेकिन इसको भी नहीं माना कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस अब सेल्फ रूल पे अटक चुकी है, उसने कोई बात नहीं सुनी। तो लेकिन अब ये तो नहीं कि ये रिजेक्ट कर देंगे तो साइमन कमीशन आएगा नहीं, साइमन कमीशन तो आया, ठीक है, और बड़ा बुरा उनका हाल हुआ। जैसे कि आपको थोड़ा सा याद होगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो परेशान मत होंगे, ये आज हमारी पहली क्लास है और दरमियान से हमारी कहानी शुरू होगी, किधर जाएं कुछ समझ नहीं आ रही, तो उनकी क्लासेस रोटेशन में दोबारा वही आ जाएंगी। अब हम एक दफ़ा अपना पाकिस्तान बना के डोमेस्टिक इश्यूज़ में आएँ, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आएँ, काफ़ी टाइम हमारा पहले ही वेस्ट हो चुका है तो आपकी क्लासेस दोबारा हो जाएंगी। तो अब कमीशन ने तो आना था, लिहाजा कमीशन आ गया, और गवर्नर को वही टाइम जो 1911 में हुआ था कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रही थी और सब कुछ, और उन्होंने कहा कि हम कॉरोनेशन कहाँ पे करवाएं न्यू किंग की, और उसको बचा के वो सारे दिल्ली लेके आए और सारा काम शाम हुआ। अब भी उनको गवर्नर के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही थी कि सर साइमन को और उसका जो कमीशन है उसके साथ जो आ रहे लोग हैं उनको किसी तरह से बचाया जाए, क्योंकि यहाँ पे धरने, फसादात, ये सारी चीज़ें तो शुरू हो गई थी कि हमें नहीं चाहिए,
ख़बरदार ये जो है वो यहाँ पे आए कोई साइमन कमीशन और बस भागो यहाँ से, अंग्रेज़ अब जाएं यहाँ से, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल साइमन कमीशन आ गया, लाहौर आया, उनके ऊपर काफ़ी इन्होंने मतलब तशद्दुद किया, उनको कोई टमाटर शमाटर मारे, वापसी पे इन पे लाठी चार्ज हुआ जिनमें काफ़ी मतलब काम ख़राब। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए अपने गवर्नर से और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आपको पता है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इसके बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया। तो ये अब दो लोग, गवर्नर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, ये अब मुश्किल में आ गए। तो अब किस तरह से ये अपनी पोजीशन को बचाएं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो ये था कि आप हमारे साथ लोग जो हैं उनकी अगर हिफाजत नहीं कर सके, आप लोग वहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो ब्रेकनहेड उस टाइम का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स था, वो ब्रोकन हेड के नाम से ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया। लोग काफ़ी उसके मुखालिफ हो गए, यहाँ के जो हिंदू भी थे, मुसलमान, बाकी जो लोग थे, वो भी, कोई भी बंदा अब इनको एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं था। तो उसने काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी, आप कहें कि स्पीच, एक तकरीर की, इस वजह से कि वो अपनी पोजीशन को बचा सके। उसमें उसने कहा कि ये इंडिया के रहने वाले लोग जो हैं ये हैं ही बड़े बेवफा और इनको तो बिल्कुल अक्ल नाम की चीज़ ही नहीं है। हमने डेमोक्रेसी यहाँ पे 1892 में मुतारिफ़ करवाई, फिर हमने डायरकी भी इनको दे दी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स इनको दिए, हम तो इनको प्रोविंशियल ऑटोनमी भी देना चाहते थे। फिर जैसे कनाडा में डोमिनियन स्टेटस एक मिला हुआ था, उसको इसी तरह की मतलब एक तर्ज़ हुकूमत हम यहाँ पे भी बनाते कि आप अपने अंदरूनी मामलात में बिल्कुल आज़ाद हैं, लेकिन आप क्राउन के साथ अपनी एफिलिएशन रखेंगे। ये हम इनको स्टेटस देते हैं, लेकिन ये तो हैं ही सारे स्टूपिड सिली इकट्ठे हुए हुए, तो ये बिल्कुल मान नहीं सके। इन्होंने हमारे साइमन कमीशन के साथ ऐसे किया। वो तो इस वजह से आ रहा था कि इनसे पूछे कि मज़ीद अब क्या चाहिए, नेक्स्ट कौंसल एक्ट में आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही बुरा किया हमारे साथ। तो अब ये हमें ख़ुद बताएं कि ये चाहते क्या हैं। कांग्रेस वाले भी बता दें, मुस्लिम लीग वाले भी बता दें, हम उसी तरह से कर देंगे। तो ये उसका ये जो सेंटेंस था ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, ठीक है। चैलेंज ऑफ लॉर्ड ब्रेकनहेड, इसके नाम से अगले दिन ये न्यूज़पेपर में भी छप गया और सारा लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मोबिलाइज़ कर लिया कि भाई तुम लोग बताओ कैसे चलाना चाहते हो अपना बरसगीर, अपना इंडिया। तो ये नेहरू लोग, ये सारे तो उस वक्त तैयार ही बैठे हुए थे। मोतीलाल नेहरू ने एक कमेटी को हेड किया, उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स लिखे और एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट वो प्रेजेंट किया 1928 में कि हमें इस तरह की तर्ज़ हुकूमत चाहिए, ठीक है। उसको आप नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स हैं। अब उन पॉइंट्स को भी हम कंपैरिजन में, क्योंकि ऑन द अदर हैंड वी हैव 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म, तो इन दोनों को हम कंपेयर करके स्टडी करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन हो जाए। क्योंकि ऐसे तो आएगी नहीं कि राइट द पॉइंट्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट या फिर व्हाट वर द 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म, इस पर तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो वो कंपेरिजन पे आएगा, या इस पे आ सकता है कि नेहरू रिपोर्ट या फिर 14 पॉइंट्स जो थे इनका फ्रीडम मूवमेंट में क्या रोल है। तो यहाँ से अब आपका बेसिकली जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अपनी पेन वगैरह अपने पास रखें और लिखना शुरू करें, क्योंकि लिखे बगैर ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा और फिर आप बैठे रहेंगे। तो 1928 में क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट आ गई। दूसरी तरफ कायदे आज़म ने सर आगा खान की खिदमत ली, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक सियासी जमात नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। देयर वर मैनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ एज वेल। कोई किसान पार्टी थी, कोई आज़ादी के साथ जुड़ी हुई थी, ये खिलाफतिये थे, ये सारे मुख्तलिफ लोग काम तो कर रहे थे। तो ये थोड़ा बहुत कुछ आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, कांग्रेस भी इनको यूज़ कर रही थी। तो कायदे आज़म ने कहा कि सर आगा खान को कि आप किसी तरह से इन सब को इकट्ठा करें और इन सब को साथ मिला के हम अपने डिमांड्स रखते हैं और वो डिमांड्स हम लेके जाते हैं कांग्रेस के पास। कांग्रेस को कहते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में हमारी डिमांड्स को भी शामिल करो और ये डिमांड्स उठा के लेके जाओ ब्रिटिशर्स के पास, ताकि आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाए। उन 14 पॉइंट्स में अराउंड 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हम कंपेयर करते हैं विद नेहरू रिपोर्ट, हमारे क्वेश्चन का आंसर उसी में से बन जाता है। तो एक ऑल इंडिया मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ की कॉन्फ्रेंस हुई और कह दिया गया कि चलो ठीक है, ये 14 पॉइंट्स हम लिख लेते हैं।
ये अलग बात है कि कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप लोग काफ़ी लेट हैं, हमारी रिपोर्ट तो बिल्कुल आप आखिरी मराइल में पहुंची हुई है, हम इसको इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इन पॉइंट्स का कंपैरिजन करेंगे, आप लोग अभी इनको साथ साथ लिखते जाएंगे, तब आपको समझ आएगी कि इंटेंशंस का कितना बड़ा इशू आना शुरू हो गया था। तो फर्स्ट पॉइंट वाज जो कि था नेहरू रिपोर्ट में, वो था कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर वो ये कहते हैं कि हम इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं तो ठीक है। जिना इसके अगेंस्ट था, वजह था क्वेश्चन ऑफ रेजिडरी पावर्स, स्वाबदीदी इख्तियारात जो हैं, आपकी रेजिडरी पावर्स जो हैं, उसके बारे में नेहरू रिपोर्ट में ये लिखा गया कि रेजिडरी पावर्स शुड बी वेस्टेड इन सेंटर के पास सारी रेजिडरी पावर्स होनी चाहिए। लेकिन जिना इसके खिलाफ था। क्यों खिलाफ था? वो कहता था कि रेजिडरी पावर्स वेस्टेड इन प्रोविंसेस। वजह आपकी जो उस आपकी ज़ुबान में आप इसको नेशनल असम्बली या सेनेट के तौर पे कह लें, तो नेशनल असम्बली के 500 सीट्स और सेनेट की 200 सीट्स, उसमें अगर सेंटर के पास पावर जाती है, सेंटर के पास पावर जाने का क्या मतलब है? उसमें गवर्नमेंट फिर किसकी बनेगी? मुस्लिम्स की तो कभी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? मुस्लिम्स क्या है, माइनॉरिटी में है, 23% और 24% ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो 23-24% आबादी के साथ, पॉपुलेशन के साथ आप कभी भी गवर्नमेंट तो नहीं बना सकते। आपने जब आप उधर गए थे, शिमला आपका डेपुटेशन था, उसके बाद आप जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए रोते रहे और सारी बातें, उसमें क्या आपका पॉइंट था? बार बार आपका जो पॉइंट आता था वो क्या था? ज़रा ज़हन में लेके आए ना। वो बार बार एक ही पॉइंट था कि हमें आबादी से ज़्यादा सीट्स, आबादी से ज़्यादा, पॉपुलेशन से ज़्यादा सीट्स दें। वजह कि आपकी पॉपुलेशन तो बहुत कम थी। ठीक है, 23-24% थे आप टोटल, तो उसके साथ तो आपकी गवर्नमेंट नहीं बन सकती थी। तो इस पॉइंट में हमारा क्या था? इख्तिलाफ था। दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो हमें सेम लगता है। जैसे रेजिडरी पावर्स का मतलब स्वाबदीदी इख्तियारात, आपकी जो टोटल पावर है वो आपके सेंटर के पास हो। जैसे कि पहले आपकी 18th अमेंडमेंट से पहले आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टडी करते हैं, तो आप देखते हैं कि या आप यूएसए को देख लें, उसमें भी मतलब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, लेकिन फेडरल में या तो आपका सेंटर बहुत ज़्यादा आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, या आपने प्रोविंसेस को, या फिर इन दोनों के दरमियान में कंकरेंट एक बना लो सिस्टम। तो अभी क्या है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कुछ आपके जो आप उसको कह लें कि इंस्टीट्यूशंस हैं या कुछ काम है, उसमें आपके प्रोविंसेस बिल्कुल आज़ाद हैं। ठीक है, और कुछ में सेंटर। तो जो नेहरू था या जो कांग्रेस थी, वो ये चाहती थी कि सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जिसमें आपकी जो रेजिडरी पावर है वो सेंटर के पास ही हो, फेडरल के पास हो, ताकि गवर्नमेंट किन की बने? ज़ाहिर है इंडियन हिंदू जो हैं वहाँ पे मेजॉरिटी में, उन्हीं की बनेगी। तो मुस्लिम्स को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मुस्लिम्स ने अपना इस पर ये आगे से उसको काउंटर किया। इसी वजह से कहते हैं ना कि 1928 का ये जो टाइम है, इसमें नेहरू इतना ज़्यादा मोतीलाल नेहरू वो इतना एक्टिव हो गया, नेहरू रिपोर्ट बन गई और सब कुछ सामने आ गया। कायद-ए-आज़म किधर थे? ठीक है ना, क्योंकि आपका जो काम आ रहा है वो तो 2930 का टाइम पीरियड है, जिसमें आप कायद-ए-आज़म को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखते हैं। इवन 1930 में आप स्टडी करना शुरू कर देते हैं इल्लामा इकबाल को। ठीक है, तो उससे पहले कायद-ए-आज़म किधर थे? तो उस पर कुछ क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि यहाँ से पता चलता है कि जी ये पाकिस्तान तो बनाए अंग्रेज़ों ने है, और कायद-ए-आज़म तो थे ही वहाँ पे अंग्रेज़ों के पास उस वक्त बैठे हुए थे। ये बात थोड़ी सी सच इस तरह से है कि कायद-ए-आज़म वाकई ही उस वक्त यूरोप और इंग्लैंड वगैरह में थे, लेकिन ही वॉज स्टडिंग द स्टाइल, द फॉर्मेट ऑफ देयर पार्लियामेंट, कि उनका पॉलिटिक्स का तरीका क्या है उसको समझने में। और ये हमेशा स्टडी टूर होते थे, सारे पॉलिटिशियंस ही जाते थे इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, और वहाँ पे जाके सीखते थे। तो उसी स्टडी टूर पे कायद-ए-आज़म भी थे। तो ज़ाहिर है वापस आए और फिर उन्होंने चीज़ों को देखा, समझा, और ये 14 पॉइंट्स भी सामने आ गए। इसी बात पे आप देखते हैं ना कि पहले आप देखते हैं कि कायद-ए-आज़म भी किसकी बात करते हैं? यूनिटी की। ठीक है, इकट्ठे चलो, सारी बात। लेकिन ये बहुत फेमस आपका है सेंटेंस कायद-ए-आज़म का कि उन्होंने एट द एंड ये कह दिया, अपना दोस्त था उनका जमशेद, कलकत्ता रेलवे स्टेशन पे उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि जमशेद, दिस इज़ पार्टिंग ऑफ वेज, अब हमारे मतलब रास्ते जो है वो अलग हो जाएंगे। ये जो नेहरू रिपोर्ट आ गई है और ये हमारी बात नहीं मान रहे, तो नाउ
दिस इज़ पार्टिंग ऑफ वेज, अब हम इकट्ठे कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट था हमारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का। नेहरू भी कहता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और जिन्ना की आप देखें 14 पॉइंट्स, तो उसमें भी आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नजर आती है। तो फिर कंपैरिजन किस बात का, दोनों तो पॉइंट पे एक जैसे, हम तो कंपेयर कर रहे हैं ना। कंपैरिजन का मतलब कि एक चीज़ जो एक बात कर रहा है दूसरा उसके मुखालिफ बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपने इसको थोड़ा समझना है कि नेहरू कहता था कि रिलेटिव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब पॉपुलेशन वाइज आपको जिस प्रोविंस की जितनी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको सीट्स भी ज़्यादा मिलेंगी, उसको पावर भी ज़्यादा मिलेगी, और अगर सीट्स कम है तो आपको पॉपुलेशन कम है तो कम पावर मिलेगी। ठीक है, इसको आप बोलते हैं रिलेटिव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि हर प्रोविंस का सेम स्टेटस नहीं, पंजाब का अलग, बलूचिस्तान का अलग, सिंध का अलग, इस तरह से करके। कायदे आज़म कहते थे नहीं, वी वॉन्ट एब्सोलूट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किस प्रोविंस की कितनी पॉपुलेशन है, क्या नहीं है। ठीक है, हमें एब्सोलूट सबको इक्वल आप जो है वो पावर देंगे। जो आपका थर्ड पॉइंट था वो ये था कि नेहरू रिपोर्ट में आया था कि हमारी सेकुलर पॉलिटिक्स होगी। ठीक है, रिलीजन और स्टेट, रिलीजन और इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा पॉलिटिक्स का, दोनों को अलग अलग रखो। यहाँ पे मुस्लिम्स के तो फिर छुट्टी फारिग हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा जो सारा अब पॉइंट आ गया था वो तो इसी वजह से मुसलमान, हम कहते थे कि जी एग्जेक्टिव से जुडिशरी को अलग कर दो, हमारे जो है वो कोटा पे जजेस को ले आओ। पहले आप जो कौंसल एक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा दिमाग में रखें ना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी। ठीक है, तो हम क्योंकि जो आपके हिंदू जज हैं वो हमारी बात नहीं समझ सकते, तो अब ये कैसे हो सकता है कि आप कहेंगे जी आपका एक सेकुलर मुल्क है, आपका रिलीजन के नाम पे तो आपने कोई काम ही नहीं करना, तो वहाँ पे हम मुसलमान बेचारे क्या करेंगे। ठीक है, तो एक इस पॉइंट पे, जबकि दूसरी तरफ कायद-ए-आज़म का ये था कि 25% सीट्स ये होनी चाहिए सेंटर में ओनली फॉर मुस्लिम्स। ठीक है ना, 25% सीट्स हमें कम अज़ कम दे दो। लेकिन फिर इसको भी, ये तो हमें पहले से मिली भी थी ना, जब आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले 25% सीट्स तो मिल गई। अब उन्होंने कहा कि इनको बढ़ा के 33% यानी कि 1/3 कर दो। 1/3 लेजिस्लेचर में करोगे तो फिर क्या है, आप कोई अगर बिल पास करना है या कुछ भी, तो उसमें आपकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस तो होगी, इससे पहले तो आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो 33% का मतलब है कि फिर आबादी से ज़्यादा, वही आपकी पॉपुलेशन से ज़्यादा आप सीट्स मांग रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आपका नेहरू रिपोर्ट से अलग जाता था। फोर्थ पॉइंट में नेहरू रिपोर्ट में आया कि वी वांट जॉइंट इलेक्टोरेट्स, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली बात ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि आप अगर वो इस बात पे ये भी आता है ना कि नेहरू रिपोर्ट को अगर आप उठा के किसी अच्छे बेहतरीन हिस्टोरियन के सामने रखें तो वो कहेगा कि इसमें कितना पॉलिटिकल विजडम है। ये एक मतलब कॉलोनियल वर्ल्ड में एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना क्या बात है, और ये बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट होता है आपका नेहरू रिपोर्ट अगर हिंदुस्तान में एक कौम होती, लेकिन हिंदुस्तान में एक कौम तो नहीं है। ठीक है, इसी वजह से हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। तो जॉइंट इलेक्टोरेट्स भी हमारे लिए मतलब बहुत ख़तरनाक, जिना जो था उसने कहा कि नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट्स को तो रखो। इस पे आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब आपका हो रहा था इससे पहले दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल, और उससे पहले जो आपका इवन के ये लखनऊ पैक्ट हुआ था, इसमें भी थोड़ा सा कायद-ए-आज़म ने कह दिया था कि ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली बात को थोड़ा इग्नोर कर देंगे अगर आप प्रोविंसेस को इस तरह से मैनेज कर दो। तो अभी उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे आप सेपरेट ही रखो, आपके साथ हम नहीं मिल सकते, हमें लेजिस्लेचर में दे दो 33% की रिप्रेजेंटेशन, हमारी सीट्स 1/3 कर दो और हमें अलग ही रखो। ठीक है, फिर आपका जो पॉइंट आ जाता है वो है रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलूचिस्तान। ठीक है, ये पॉइंट आपको मिलेगा नेहरू रिपोर्ट में भी, एंड द सेम पॉइंट इज प्रेजेंटेड इन 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म एज वेल। वो पॉइंट क्या है? रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलूचिस्तान। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों भाई, अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कैसे करें? तो नेहरू जो था वो ये कहता था कि पहले बेसिक रिफॉर्म्स करो। बेसिक रिफॉर्म्स का मतलब है हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आप जो है वो इनको पहले तालीम दो, पहले इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, इनके पहले हॉस्पिटल्स बनाओ, इनको डॉक्टर्स जो है वो पहले मिलेंगे और सारी कहानियाँ होंगी। कायद-ए-आज़म ने कहा नहीं, कायद-ए-आज़म ने कहा था कि बस
जिस तरह से आप दूसरे प्रोविंसेस में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ऑन द सेम पैटर्न यू शुड इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलूचिस्तान। अब आप 50 साल लगे रहेंगे जी, अभी तो इनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी इनके लोगों को हम एजुकेशन दे रहे हैं, इनकी तो इतनी मतलब नहीं इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हुई, पॉलिटिकल इनकी वो नहीं है इतनी, ये तो नहीं समझ सकते, तो हम इनको दूसरी पावर्स नहीं देंगे। तो कायदे-ए-आज़म को ये चीज़ उस टाइम पे समझ आ गई थी, तो उन्होंने कहा नहीं, सेम पैटर्न पे रिफॉर्म्स होंगी। तो जब वो रिफॉर्म्स आप बाकी के हिसाब से इन प्रोविंसेस में भी करोगे तो जाहिर है ये बेसिक्स भी साथ आ जाएंगी। तो ये हमारा क्लैश इनके साथ बनता जा रहा था। फिर हम कहते थे कि हमारी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए, हमारे जितने भी प्रोविंसेस हैं मुस्लिम मेजॉरिटी वाले, और उसके ऊपर वही आपका सेकुलरिज्म वाला पॉइंट दूसरी तरफ से आ जाता है इनका नेहरू रिपोर्ट का। फिर जो एक पॉइंट था वो था कि इमीडिएट सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, कि ठीक है आप कहते हैं, उन्होंने भी कहा, नेहरू रिपोर्ट ने भी कहा कि ठीक है हम सेपरेशन को एक्सेप्ट करते हैं, सिंध को बॉम्बे से अलग कर देंगे, कमेटी बनाएंगे और फिर कमेटी में बात जाएगी और फिर इसको अलग अलग करेंगे। लेकिन कायदे-ए-आज़म ने कहा नहीं, इमीडिएट सेपरेशन। अभी आप लोग कहेंगे जी कमेटी में बात की है, कमेटी में इतने लोग हैं, उनको कहा है कि इसको अलग अलग करो, लेकिन वो नहीं कर रहे, ये वजह है, तो ये रिजेक्ट हो गया। दोबारा से आप अपना प्रपोजल लेके जाते हो, मतलब टाइम वेस्ट। तो उन्होंने कहा कि हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, इमीडिएटली आप इसको अलग अलग करो। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके ऊपर आपका कंपैरिजन बन जाता है। अलग से भी अगर आप चाहें तो हम नेहरू रिपोर्ट और उसको स्टडी कर सकते हैं 14 पॉइंट्स को, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन पॉइंट्स के बाद जब आप उनको एक नज़र देखोगे तो इजीली आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि 14 पॉइंट्स में क्या है, नेहरू रिपोर्ट में क्या है। फिर भी अगर समझ ना आए तो आप मुझे बताएं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अब हमारा टाइम पीरियड शुरू होता है 1930 का, ठीक है, 26 जनवरी 1930। इस डेट को अपने जहन में उसी तरह से याद रख लें जिस तरह से आपने 14 अगस्त 1947 को याद रखा हुआ है, क्योंकि ये जो आपकी डेट है 26 ऑफ जनवरी 1930, इसमें क्या हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया। जो आपकी कांग्रेस है वो अब स्टिल इंडिया में आप 26 जनवरी का दिन वो मनाते हैं। किस लिए, डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया। उन्होंने डिक्लेरेशन दे दी कि बस जी अब इंडिया आज़ाद ही होगा, ना तो हमें मज़ीद कोई कॉन्सेलेक्ट आया, एक इसके बाद आया है, उसको भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी तक बिल्कुल कोई नहीं है, कांग्रेस की तरफ से कोई लचक पैदा नहीं हो रही, कोई फ्लेक्सिबिलिटी वो शो नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग है या जो मुस्लिम्स हैं वो अभी तक अलग मुल्क की बात नहीं कर रहे, ठीक है, अलग वतन हमें चाहिए जी, सेपरेट होमलैंड चाहिए, वो बातें अब से शुरू होंगी जी। ये जो आपकी लीडरशिप है ना अब वाली, वो यहाँ से, वैसे तो आप सारी ज़िंदगी पाकिस्तान मुताला पाकिस्तान की किताबों में इस चीज़ को रट्टे मारते रहे ना कि मोहम्मद बिन कासिम आया, पहला मुसलमान हुआ यहाँ पे बंदा, बस जी उसी दिन पाकिस्तान कैसे बन गया उस दिन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपकी सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है उसका तो बेड़ा गर्क हो जाता है आप जब ये वाला खाम खा बगैर किसी सियाको सबाक के ये वाला स्लोगन रेज़ करते हैं। तो बहरहाल वो आपकी इमोशनल बातें हैं, ये आपकी लॉजिकल कहानियाँ हैं, चीज़ें हैं, तो इनको आपने समझना है। तो यहाँ से फिर हम देखेंगे कि 1930 से इल्लामा इकबाल का रोल शुरू हो गया, कायद-ए-आज़म का सेपरेशन होगी, आपकी रास्तों की तो होगी, पार्टिंग ऑफ वेज। कायद-ए-आज़म ने कह दिया कि यहाँ पे हमारे रास्ते अलग हो गए। रास्ते अलग होने के बाद अब बात आगे शुरू होगी अलग मुल्क की, क्योंकि वो आप ये मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बुक जो है वो चैप्टर 1 उसमें स्टडी करते हैं ना, तो ये कि उसमें तो लिखा हुआ है कि ये बात तो मुस्लिम्स को क्लियर थी कि अगर यहाँ से ब्रिटिशर्स चले जाते हैं तो कांग्रेस के रूल में तो हम बिल्कुल सोच नहीं सकते कि हम कभी इंडियंस के साथ रहेंगे या इनके रूल में हम कभी अपने राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं, तो ये तो कहानी नहीं है। तो अब इनको समझ आना शुरू होगी कि अब अच्छा, इसके साथ साथ 1929 में जो टाइम था ग्रेट डिप्रेशन का इरा, वो भी आपने जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है ना साथ साथ उसको भी समझना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन का भी इम्पैक्ट, तो थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ तो शुरू होगी, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने ऐसे नहीं इनको आज़ाद कर दिया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी आप लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये सारी वजूहात बनी, तो आपको भी हमें बिलाखिर जो है वो आज़ादी वो मिल गई। तो इन चीज़ों को हम फिर साथ साथ पढ़ लेंगे, आप इन्हें स्टडी करें आज 14 पॉइंट्स को, और नेहरू रिपोर्ट को भी स्टडी करें। हाँ जी, 28-29 का जो टाइम है ग्रेट डिप्रेशन का, उसको भी साथ साथ थोड़ा देखें।
और इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, तो वो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये जो नए स्टूडेंट्स अगर इनके पास टाइम हो, वैसे तो आपके पास बहुत अच्छा खुला टाइम है, तो ये जो इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। उनको सुने, नोट्स अपने बना लें थोड़े बहुत, लेकिन आपकी क्लासेस दोबारा भी होंगी। आपसे पैसे लिए हैं, आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरा ख्याल आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर कल की क्लास में मिलते हैं। अगर कोई इशू है तो उसमें फिर हम डिस्कस कर लेंगे।